हाँ जी, तो अब हम जिस तरह से उसकी स्प्लिटिंग को वहाँ पे मेटल और लिगेंड के साथ समझ चुके हैं, तो उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया है कि ये जो है मेटल के डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, 5 के 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं। जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया तो इन पांचों ने अपनी एनर्जी इस तरह से इंक्रीज़ की, और उसके बाद फिर जिनका इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा था, जैसे कि डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उनके साथ रिपल्शन ज़्यादा थी, चूँकि वो एक्सिस के ऊपर थे तो वो हाई इन एनर्जी चले गए, और बाकी जो 3 थे वो एक्सिस के दरमियान में थे तो वो लो इन एनर्जी चले गए। तो 2 एनर्जी लेवल में उन्होंने अपने आप को स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें हमारे पास जो 2 ऑर्बिटल जिन्होंने अपनी एनर्जी को ज़्यादा कर लिया था, उसको हम नेम देते हैं ई जी के साथ डब्ल्यू डी जनरेट, और जो हमारे पास 3 जिन्होंने अपनी एनर्जी लो की थी उसको हम T2G के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रिपली डी जनरेट हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो गैप है टोटल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट के साथ। ठीक है, डेल्टा ओ जो है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज़ होता है, डेल्टा नॉट, तो ये जो ओ है ऑक्टाहेड्रल के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो 1 डेल्टा नॉट है वो इक्वल होता है 10 डेल क्यू के, डी क्यू के भी हम इसको कह सकते हैं। अब अगर हमने देखना है कि इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो सेम रहती है, बस इनकी जो 3 जो ऑर्बिटल हैं जिन्होंने लो इन एनर्जी हुए हैं वो रिलीज़ करते हैं एक के लिए 0.4, जिसको हम अगर डेल्टा नॉट, और अगर हम डी क्यू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये 4 होगा। ठीक है, मतलब 0.4 डेल्टा नॉट एनर्जी रिलीज़ करते हैं ये तीनों ऑर्बिटल, और डी क्यू की फॉर्म में, क्योंकि 1 डेल्टा नॉट इक्वल होता है 10 डी क्यू को, तो फिर 0.4 जो है वो 4 बन जाएगा। और जो बाकी 2 डी जनरेट ऑर्बिटल, सॉरी, अब वो डी जनरेट ऑर्बिटल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपनी एनर्जी जो है वो डिफरेंट कर ली है। बाकी जो 2 ऑर्बिटल जो कि हाई एनर्जी चले गए थे, उन्होंने कितनी एनर्जी यहाँ पे यूज़ की, वो 0.6 डेल्टा नॉट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाना है, ये जो 0.4 है ना, 0.4 के साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ये रिलीज़ करते हैं, और ये वाली जो एनर्जी होती है ये प्लस की फॉर्म में होती है यहाँ पे, क्योंकि ये एनर्जी यूज़ करके फिर हाई एनर्जी चले जाते हैं। और ये 0.6 डेल्टा नॉट होती है, और डी क्यू की फॉर्म में 6 डी क्यू होगी। इन्हीं को हम 0.4 को इस तरह से भी लिखते हैं, 0.4 को आप 2/5 भी लिख सकते हैं। टोटल में से 2 हिस्से जो थे इन्होंने रिलीज़ किए, और टोटल में से 3 हिस्से जो हैं इन्होंने यूज़ करके हाई एनर्जी गए हैं। अब 3/5 करोगे ना तो उसका आंसर 0.6 ही आता है, और 2/5 करोगे तो उसका आंसर 0.4 ही आता है। बस कहीं आपको इस तरह से 3/5 डेल्टा नॉट लिखा नज़र आएगा, कहीं पे आपको 0.6 नज़र आएगा, कहीं पे आपको 2.5 लिखा आएगा, तो कहीं पे आपको 0.4 डेल्टा नॉट। ये सारी कन्वर्जन ही है, ये एनर्जी है जो आपको बताई जाती है, जो कि स्प्लिट होने की वजह से उनके दरमियान में जो गैप था। अब हमारे पास ये जो है, जैसे ही इन्होंने एनर्जी इंक्रीज़ की थी एवरेजली, इस पॉइंट को हम कहते हैं बैरी सेंटर। इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर। ये दिया गया है बैरी सेंटर क्या होता है। जैसे ही उनकी मेटल और लिगेंड का इंट्रैक्शन हुआ था, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी एनर्जी जब एकदम पाँचों के पाँचों ने इंक्रीज़ की थी, तो उस लेवल को हम बैरी सेंटर कहते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से। अब देखिए हमारे पास इस टोटल भी हम काउंट कर सकते हैं। एक के लिए तो 0.4 है, अगर हम 3 के लिए काउंट करना चाहें 0.4 एक ऑर्बिटल के लिए, और इंटू 3 कितना बनता है, ये 1.2, और यहाँ से 0.6 है, 2 ऊपर गए हैं, तो 0.6 इंटू 2 करें तो 1.2। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ओवरऑल एनर्जी चेंज 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ओवरऑल कोई उनका एनर्जी चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट जो है ये था इनका कि स्प्लिटिंग का डिफरेंस,
ये जो है ये स्प्लिटिंग डिफरेंस है, स्प्लिटिंग जो हुई है ऑर्बिटल के दरमियान में। अब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई अभी, मतलब D1 सिस्टम से लेके हम D10 तक पढ़ते हैं मोस्टली, तो हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिल करने होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने की के साथ साथ उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उसको हम कैसे करेंगे, ये है क्या, द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू टू लेवल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब कि जो डी ऑर्बिटल है जब अपने आप को दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर लेते हैं, उसके बाद उनके दरमियान जो स्टेबलाइजेशन आती है उसको हम इन टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसको बोलते हैं। उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं डिफरेंट डी सिस्टम के लिए। अब हर डी ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम स्कैंडियम से स्टार्ट करें तो D1 होता है, अगर उसमें फिर आयनिक भी आ जाते हैं और वो जिंक तक जाएं तो D10 सिस्टम बनता है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चेंज होते जाते हैं। तो उनकी फिलिंग कैसे करेंगे हम, वो हम साथ साथ फिलिंग भी देखेंगे और उनके लिए हम क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो भी कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं अब D1 सिस्टम की बात करती हूँ तो अब देखें ये इस तरह से दो पैटर्न थे ना कि तीन ये लोअर इन एनर्जी, दो हाई इन एनर्जी T2G, मतलब T2G जो थे वो बिलो लो इन एनर्जी थे और जो EG थे वो हाई इन एनर्जी थे। अब हमारे पास अगर D1 सिस्टम है, मतलब D के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ज़ाहिर है जो लो इन एनर्जी है उन्हीं में से हम रखेंगे ना। अब इन लो एनर्जी वाले ये वाले ऑर्बिटल हैं तो उनके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें रख दिया और हमें पता है कि हमने इसके लिए देखा था कि हम 0.4 भी पढ़ते हैं और उस 4.4 डेल्टा नॉट होती है, और DQ में देखें तो उसको 4DQ कहते हैं। अब दोनों में कैलकुलेट कर सकते हो, इन्होंने DQ वाली वैल्यू ली हुई है। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू ये चूँकि माइनस में थी क्योंकि ये रिलीज़ करते हैं, तो -4 कर दो तो -4 DQ इसकी जो है एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास। तो हम कहते हैं D1 सिस्टम के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हुई, -4 DQ। ठीक है। जब D2 की बात करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम लो इन एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल है उसके अंदर फिल कर देंगे। दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो T2G के अंदर हैं। अब इनकी एनर्जी कैसे करनी है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है -4 के साथ। टोटल क्या होगा, -8 DQ D2 सिस्टम की एनर्जी होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और D3 सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों के तीनों जो होते हैं वो T2G के अंदर आएंगे। तो इसलिए हम 3 इंटू -4 करेंगे तो इनकी टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास -12 DQ। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम D4 की बात करें तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें। D4 सिस्टम, जब D4 सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो T2G के अंदर ही फिल हो, T2G के अंदर ही उसकी फिलिंग हो। जैसे कि ये पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए थे इनके अंदर ही। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन या तो फिर इन्हीं में से एक ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग हो उसकी, या फिर वो जो ऊपर वाला D ऑर्बिटल है उनमें से किसी के अंदर चला जाए। दोनों चांस पॉसिबल हैं, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है फिलिंग भी होगी, ये भी होगा, लेकिन दोनों में केसेस डिफरेंट है कि ये क्यों हुआ वो क्यों होगा। ठीक है। अब ये बात जो हमने की थी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की और वीक फील्ड लिगेंड की, वो यहाँ पे अप्लाई होगी। हमारे पास अगर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं, जबकि जो वीक फील्ड लिगेंड हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते। तो हमारे पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को T2G के अंदर ही रखेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो वो
उसको पेयरिंग नहीं करेगा, बल्कि वो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन में उसकी फिलिंग करेगा। अब ये क्यों होता है ऐसे? हमने देखा था इन दोनों के दरमियान में, ये जो है ना, इन दोनों के दरमियान में जो गैप है वो डेल्टा नॉट है। अब एक डेल्टा नॉट ये गैप आ गया और एक हमारे पास पेयरिंग एनर्जी होती है। एक ये एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी डेल्टा नॉट वाली, और एक पेयरिंग एनर्जी भी होती है। अब इन दोनों के दरमियान में कह लो कोई कंपटीशन है। अगर तो हमारे पास जो डेल्टा नॉट है वो ग्रेटर है देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी जितनी हमें पेयरिंग के लिए एनर्जी चाहिए वो कम है, और ये डेल्टा नॉट ज़्यादा है, ठीक है, ये डेल्टा नॉट ज़्यादा है लेकिन पेयरिंग एनर्जी कम है, तो जाहिर है वो पेयरिंग एनर्जी तो बहुत थोड़ी सी चाहिए, वो पेयरिंग कर देगा उसकी। जबकि डेल्टा नॉट ज़्यादा थी, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ से यहाँ नहीं भेजेगा बल्कि उसकी पेयरिंग कर देगा। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, डेल्टा नॉट जो है वो लेस है देन पेयरिंग एनर्जी, तो उस पेयरिंग सेकंड जो हमारे पास केस है वो ये होता है कि डेल्टा नॉट हमारे पास की जो डेल्टा नॉट जो है वो हमारे पास वो लेस होती है देन पेयरिंग एनर्जी। इस केस में हमारे पास पेयरिंग एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि डेल्टा नॉट जो होती है ना वो कम होती है। तो बजाय इसके कि वो पेयरिंग करे, उसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, वो पेयरिंग नहीं करता बल्कि ऊपर वाले जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो फिल कर देता है। तो ये दोनों केसेस कब होते हैं? ये केस तब होगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोई लिगेंड आ जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो होती है ये वाली जो स्प्लिटिंग होती है ना ये ज़्यादा होती है। जबकि जब कोई वीक लिगेंड आ जाता है ना, तो इन दोनों ऑर्बिटल के दरमियान में स्प्लिटिंग जो है वो कम होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका मेटल के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, और उसके जो डायरेक्ट इंटरेक्शन वाले ऑर्बिटल हैं और वो दोनों ये दो लेवल है उनकी स्प्लिटिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ये गैप ज़्यादा होगा। जबकि जो वीक लिगेंड होगा ये स्प्लिटिंग उनकी कम होगी, उनका उसका वो लिगेंड वीक है ना, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा मेटल के जो ऑर्बिटल हैं उनके दरमियान। तो इसलिए वीक फील्ड के जो लिगेंड होते हैं उस केस में डेल्टा नॉट कम होता है, जबकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो पेयरिंग करने के बजाय ऊपर इलेक्ट्रॉन भेज देता है। जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट ज़्यादा होता है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो वो फिर डेल्टा नॉट को क्रॉस करने के बजाय पेयरिंग कर देता है। तो इसलिए हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग हो गए तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल में ही फिल होगा, जबकि हमारे पास जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो तब हमारे पास ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर उसकी फिलिंग होगी। अब इन दोनों केसेस में हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। कैसे होगी डिफरेंट हमारे पास? कि देखो अब हमने इसको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जितने जितने हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना उनकी एनर्जी के साथ। यहाँ पे हमारे पास चारों के चारों जो हैं वो आ रहे हैं लो एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल थे, मतलब अब हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 0.4 से इंटू 4 के साथ, तो ये माइनस जो है ये आ जाएगी, सॉरी डी क्यू में हम ले रहे हैं, तो हम 4 के साथ इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 डी क्यू आ जाएगी, -16 डी क्यू। वैसे आप 0.4 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन 0.4 के लिए फिर आपको यूनिट डेल्टा नॉट यूज़ करना पड़ेगा, डी क्यू नहीं आप यूज़ करोगे। तो ये -16 जो डी क्यू है इसकी एनर्जी आ जाएगी। जबकि अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की, इसकी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, जबकि अगर हम इसकी कैलकुलेट करना चाहें तो अब देखें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तीन जो हैं, तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो लोगों में है, तो आप करोगे -4 थी ना एक के लिए इंटू 3 प्लस ऊपर कितना है एक इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 के साथ। अब ये -12 प्लस 6, तो -12 प्लस 6 क्या हुआ? -6। अब इसकी क्या एनर्जी आई? -6। ये इसका फार्मूला भी दिया गया है, ये वाला, ये इसका फार्मूला क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। तीन इलेक्ट्रॉन जो थे वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर थे, और एक के लिए हम यूज़ करते हैं -4, और एक इलेक्ट्रॉन हाई इन एनर्जी वाले मतलब ईजी के अंदर थे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 6।
ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास -6d³। अब दोनों केसेस में ये वो केस है जहाँ पे हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, ये वो केस है जहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दोनों केसेस में हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। अब चूँकि इसके अंदर अब आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कम है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको हाई स्पिन कम्प्लेक्स बोलते हैं और इसको हम लो स्पिन कम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम हर सिस्टम के लिए क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब D5 सिस्टम है तो उसमें देखिए हमारे पास 5वां इलेक्ट्रॉन आना है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन जब स्ट्रॉन्ग के केस आएगा तो वो इसी के अंदर वो फिल होगा, जबकि वीक के केस में ये ऊपर चला जाएगा। ये पाँचों के पाँचों जो हैं वो फिल हो गए हैं। ठीक है, और अगर 6 की हम बात करें, ये सारी यहाँ पे आपको एक टेबल की फॉर्म में भी दिया गया है और साथ में उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट की गई है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। 6 की बात करें, अब देखें हमारे पास ये वीक फील्ड लिगेंड वाला है। अब 5 में तो यहाँ पे सारे के सारे फिल हो गए थे। अब 6 के केस में जब आएंगे तो अब फिर मज़ीद ये नीचे वाले में फिल होगी, जबकि स्ट्रॉन्ग के केस में अभी सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला ही फिल हुआ है। तो इन दोनों के केसेस में आपने डिफरेंट तरह से आपने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगर D7 की बात करें तो फिर ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में अब फिर अगेन यहाँ से पेयरिंग होती जाएगी और फिर यहाँ पे क्या है, ये 6 बिल्कुल पेयर अप हो गए थे और फिर उसके बाद उनके पास कोई स्पेस नहीं बची, तो अब ये मज़ीद तो किसी के साथ पेयरिंग कर ही नहीं सकता, तो इनके पास लास्ट चांस यही है कि अब ये ऊपर वाले ऑर्बिटल को भी फिल करना शुरू कर दे। तो अब ये ऊपर वाले को फिल करना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट D8 पे जाएंगे, तो D8 से हमारे पास सेम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग के लिए दोनों सेम होते जाएंगे, क्योंकि D8 में भी आप यहाँ पर भी फिलिंग करो, यहाँ पर भी फिलिंग करो, ये सेम हो जाएगा, उनकी फिर एनर्जी भी सेम होगी। डिफरेंस कहाँ पे आता है, D4, 5, 6 और 7, ये 4 सिस्टम है जहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होती है, जबकि रिमेनिंग जो है D1, D2, D3 इनके लिए भी सेम होती है। सेम नहीं होती मतलब कि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब एक ही तरह से उसकी फिलिंग हो रही है इस तरह से। हाँ जी, सेम ही है, सॉरी सेम ही है। वीक फील्ड लिगेंड में भी यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, यहाँ पे भी नीचे एक ही होगा, D2 में भी D3 में भी सही है। D4, D5, D6 और D7 इनमें डिफरेंट होगी, और D8, D9 और D10 ये भी सारे सेम होंगे। D10 में तो वैसे ही ज़ीरो होगी क्योंकि सारी फिलिंग हो गई तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास थी ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने आपको बताई थी वो भी यहाँ पे दी गई है, डिफरेंट लिगेंड की स्ट्रेंथ के लिहाज से उनको अरेंज किया गया है। उनकी अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उनकी सप्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब वो उतनी ज़्यादा सप्लिटिंग करेगा मेटल के ऑर्बिटल के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़नी है टेट्राहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह से होगी। टेट्राहेड्रल के केस में हमने देखना है कि उसका पहले तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब टेट्राहेड्रल में हम देखते हैं कि जो लिगेंड के दरमियान जो एंगल होता है वो 109 का होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लिगेंड को और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को और एक्सिस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, ये हमारे पास एक मेटल है और ये इसके लिगेंड ये अरेंज किए गए हुए हैं, ये एक क्यूब जो है ना उसमें एक क्यूब के कॉर्नर पे आपको शो किए गए हैं। अब इनमें एक्सिस, अब एक्स एक्सिस ये है और हमारे पास ये Z एक्सिस है और ये हमारे पास Y एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, ये हमारे पास Y एक्सिस है। जबकि टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ एक्सिस के दरमियान में। अब देखें एक्सिस कहीं और हैं और लिगेंड एक्सिस के दरमियान से अप्रोच कर रहे हैं। अब जब मेटल और लिगेंड का इंट्रैक्शन हो रहा है तो लिगेंड एक्सिस के दरमियान में अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लिगेंड जो मेटल के डी ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के दरमियान लाई करते हैं उनकी रिपल्शन लिगेंड के साथ सबसे ज़्यादा होगी और जो एक्सिस के ऊपर हैं उनकी रिपल्शन कम होगी। तो अब स्प्लिटिंग कैसी होगी, अब जो एनर्जी लेवल उनका मेटल के जो डी जनरेट ऑर्बिटल थे किस तरह से स्प्लिट होंगे,
आप देखें ये हमारे पास आ गया ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए ये है। तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल थे। अब चूँकि हमारे पास एक्सिस के दरमियान से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो जो एक्सिस के दरमियान से लिगेंड अप्रोच करेंगे तो जो एक्सिस के दरमियान में डी ऑर्बिटल हैं उनकी रिपल्शन लिगेंड के साथ ज़्यादा होगी, वो हाई इन एनर्जी चले जाएंगे, ये चले गए हाई इन एनर्जी। और जो एक्सिस के ऊपर थे वो लो इन एनर्जी चले जाएंगे, ये दोनों लो इन एनर्जी चले गए। ऑक्टाहेड्रल के रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम T2 का नाम दे रहे हैं, इनको E का नाम दे रहे हैं। अब आपने यहाँ पे G का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, G का वर्ड, जैसे हमने यहाँ पे किया था ऑक्टाहेड्रल के ये T2G था, ये EG था, जबकि टेट्राहेड्रल में हम इसको E और T2 मेंशन करेंगे सिर्फ। ये सिमेट्री से लिहाज से मैं आपको बताऊंगी कि ये सिमेट्रिक सैंपल क्यों होते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल में इन्वर्जन नहीं होती, और ये हम नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको स्क्वायर प्लेनर में डिस्कस करते हुए बताऊंगी, फिर आप इसको नाम को याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थी, टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग थी इस तरह से। अब जो टेट्राहेड्रल के दरमियान दोनों का ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो गैप है, इसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी फॉर टेट्राहेड्रल। यहाँ पे हमारे पास जो 1 डेल्टा नॉट है वो 1 डेल्टा टी जो है वो 4/9 डेल्टा नॉट के इक्वल होता है, ये आपने लिख लेना है। ठीक है, और हमारे पास जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है तो हमारे पास इसमें कोई चक्कर नहीं होता कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये जो है हमारे पास फिलिंग डिफरेंट तरह से होगी। जैसे D4 सिस्टम की बात करें, D4 सिस्टम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये नहीं करेंगे कि स्ट्रॉन्ग के लिए अलग और वीक के लिए अलग, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ लिगेंड सिर्फ 4 ही होते हैं। वो चाहे 4 लिगेंड, वो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए या वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, उनकी स्प्लिटिंग एक जैसी ही होती है, उनमें वो पेयरिंग एनर्जी और उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो जब भी हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2, थर्ड को यहाँ फिल करना है, फोर्थ को यहाँ, फिफ्थ को यहाँ, और फिर यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करनी है, फिफ्थ के बाद है 6 7 इस तरह से। ठीक है, वो इसमें कह लो कि ऑलवेज़ हाई स्पिन। टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज़ हाई स्पिन होता है, इसमें पेयरिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता जब तक इलेक्ट्रॉन मजबूर नहीं हो जाते। जैसे कि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब छठे इलेक्ट्रॉन के लिए है कि उसने यहाँ से पेयरिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे इस तरह से। लास्ट हमारे पास स्क्वायर प्लेनर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास ये वाली ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर की। तो इसमें भी हमें पता है कि ये दोनों जो लिगेंड है इनके दरमियान में 90 का एंगल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस ये आ गया, वाई एक्सिस, जब इसमें जी एक्सिस नहीं होता। अब जी एक्सिस को भूल जाओ, इसका मतलब है कि अब जो लिगेंड है यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसकी रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी, तो वो सबसे हाई इन एनर्जी चला जाता है। उसके बाद जो एक्स वाई है वो भी इसके करीब करीब होता है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रहा है तो एक्स और वाई एक्सिस बिल्कुल इसके इसी प्लेन में होते हैं, लेकिन एक्सिस के दरमियान में होते हैं। तो इसलिए इसकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बाद डी एक्स वाई की एनर्जी आ जाएगी। और चूँकि डी जी स्क्वायर, वैसे तो हमने यहाँ पे जी स्क्वायर निकाल दिया, लेकिन जो डी जी स्क्वायर है ना उसकी शेप ऐसी होती है, इसका ये वाला जो लोब होता है ना, ये वाला, ये मिड वाला, ये एक्स वाई प्लेन में होता है, ये एक्स वाई प्लेन में होता है, इसलिए फिर इसको थोड़ी सी एनर्जी इन दोनों की निस्बत ज़्यादा होती है, वाई जी और जी एक्स। तो हमारे पास जो स्क्वायर प्लेनर के केस में जो स्प्लिटिंग होती है वो होती ऑक्टाहेड्रल की तरह ही है, बस अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो थोड़ी सी उससे, हमारे पास ये थी ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग, ये डीजनरेट ऑर्बिटल हमारे पास इस तरह से थे।
एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास थी डीजनरेट ऑर्बिटल, ये थे ऑक्टाहेड्रल के केस में इस तरह से 2 ये डीजनरेट ऑर्बिटल बन गए थे। अब अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं ना, तो इनमें से ही ये डी एक्स स्क्वायर मज़ीद ऊपर चला जाता है, डी जी स्क्वायर यहाँ चला जाता है, और इन तीनों में से डी एक्स वाई यहाँ पे चला जाता है, और ये दोनों इस लेवल पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर के केस में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। इन दोनों को ई जी का नाम देते हैं, ये ई वन जी है, ये बी टू जी है, ये बी वन जी है। ये क्यों होते हैं हमारे पास यहाँ पे? वन हम तब कहीं लिखते हैं जहाँ पे वो सिमेट्रिक हो विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। रोटेशन के रिस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक है तो हम 1 लिखेंगे, अगर रोटेशन के रिस्पेक्ट में वो एंटी सिमेट्रिक है तो 2 यूज़ करेंगे। अगर सिंगली डीजनरेट है तो उसको हम ए बी यूज़ करते हैं, उसके लिए ए या बी करेंगे। और सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अगर इन्वर्जन है तो यू या जी यूज़ करेंगे। ट्रिपली डीजनरेट के लिए टी यूज़ करेंगे, और ई के लिए हम डबली डीजनरेट ई के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे सिमेट्रिक सैम्पल हैं, उसी के लिहाज से ये वाले नाम जो होते हैं हमने ओरिजिनेट किए होते हैं। तो ये हम स्क्वायर प्लेनर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिहाज से स्प्लिटिंग थी, किस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। अब उसके अंदर हम देखते हैं जब डी ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग कर देते हैं तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उसकी बेस पे हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो उसका करैक्टर होता है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिंपली उसने काउंट करने हैं, और उसको जो डायपोल उसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमने कैलकुलेट कर लेना होता है। हम इसकी अब जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये सारी जो होती है ना, यहाँ के कुछ होती हैं उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बताते हैं। इसका हम जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको एक्सप्रेस करते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन में उसका मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक फ़ाइनल फार्मूला दिया हुआ है। आपने ये वाला फार्मूला कंसीडर करना है, ऊपर उसकी डेरिवेशन है समझ लें, आप उसको छोड़ दीजिएगा। ये एन हमारे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने भी नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम आपने यहाँ पे पुट करने हैं, इसको सॉल्व करना है, और हमारे पास जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, आप 1 सिंपली यहाँ पे पुट करोगे, अंदर भी 1 पुट करोगे, 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 रहेगा, उसका अंडर रूट लोगे तो 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी क्या हो जाएगी, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने ये सारे कैलकुलेट कर लेने हैं इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 सिस्टम दिए गए हैं, कोबाल्ट के साथ ही है। एक हमारे पास जो लिगेंड है वो फ्लोराइड है, दूसरी साइड पे हमारे पास जो है अमोनिया है। ये चूँकि वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके अंदर फिलिंग जो है वो कुछ इस तरह से होगी, और जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चूँकि वो पेयरिंग कर देगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लो जो इन एनर्जी हैं वहाँ पे उसके अंदर फिल होंगे। तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक है क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसके अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो वो 0 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने 4 है तो 4 + 2 अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ जाएगा। आप डिफरेंट कम्प्लेक्सेस के लिए इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक टेबल की फॉर्म में दिए गए हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से बस थोड़ा सा ये टच कर लेते हैं कि हमारे पास जो कम्प्लेक्सेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप की जो हम कलर देते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि उनके अंदर डी ट्रांजिशन होती है। अब ये इस तरह से जब डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं तो जो लो इन एनर्जी होते हैं वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास यहाँ पे स्पेस है तो जैसे इसको एनर्जी मिलती है तो ये यहाँ से यहाँ पे ऊपर मूव कर जाता है, तो इनके अंदर ट्रांजिशन होती है। उन ट्रांजिशन की वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर देते हैं। अब ये ट्रांजिशन अलाउड भी होती हैं, फॉरबिडन भी होती हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास कम्प्लेक्सेस दिए गए हैं टाइटेनियम के साथ, ये क्लोराइड है, फ्लोराइड हमारे पास लिगेंड है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट लिगेंड दिए गए हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट है। वीक फील्ड लिगेंड से हम स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, ये Cl से हम
यहाँ से Cl ये वीक फील्डिंग लिगेंड है, तो इसकी स्प्लिटिंग जो है ये कम होगी। और जैसे जैसे यहाँ से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इनकी अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती जाएगी। जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उनके लिए हमें अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती जाएगी, उनकी हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी उसके लिए। देखें इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो फिर वहाँ पे उनका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनके कम्प्लेक्सेस के कलर जो होते हैं वो डिफरेंट आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये CFT थी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।